हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेन खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इंटेक्स क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले इंटेक्स क्वेश्चंस जो दिए हैं पेज नंबर 47 पे, उनको डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट आर कैनोल रेस। इसमें हमें बताना है कि कैनोल रेस क्या होती हैं। तो इसका आंसर है कि कैनोल रेस आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस। कैनोल रेस जो होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस होते हैं दैट कैन पास थ्रू परफोरेटेड कैथोड प्लेट, जो कि परफोरेटेड कैथोड प्लेट। अब परफोरेटेड कैथोड प्लेट क्या होती है? परफोरेटेड मीन्स होता है छिद्र युक्त, इसमें जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं या फिर बहुत सारे बारीक बारीक, इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे इसमें छेद होते हैं, तो उसको बोलते हैं परफोरेटेड। मीन्स एक ऐसी प्लेट जो कि जिसमें बहुत सारे छेद हैं। परफोरेटेड कैथोड प्लेट, कैथोड प्लेट मीन्स होती है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से जो जाते हैं। और दीज रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज प्रोटॉन्स। इस रेज इन रेज में क्या होते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स। और इनको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा इन 1886 में। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ एन एटम कंसिस्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। इसका मतलब है कि यदि इसमें एक कोई एटम है हमारा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, तो क्या उसमें कोई चार्ज होगा? तो इसका आंसर है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। एन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वेयर एज अ प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और जो प्रोटॉन होता है एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस आर इक्वल। तो इनका जो मैग्नीट्यूड है दोनों के चार्जेस का वो इक्वल है। सो therefore an atom containing one electron and one proton will not carry any charge, thus it will be a neutral atom। तो इसका मतलब है कि जो एटम्स में जिस एटम में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है तो उसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा और वो एक न्यूट्रल एटम होगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि पेज नंबर 47 पे थे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चंस की तरफ। हमारे सेकंड टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 49 पे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें है कि ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज अ होल न्यूट्रल। तो इसमें हमें ये बताना है कि थॉमसन मॉडल के अनुसार ये आपको आप एक्सप्लेन करिए कि किस तरह से जो एटम होता है वो पूरी तरह से कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसका आंसर है कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। थॉमसन जी ने एक मॉडल दिया था, उसके हिसाब से जो आपका एटम होता है वो एक क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है। क्रिसमस पुडिंग मीन्स होता है क्रिसमस की जो मिठाई होती है वो क्या होता है, केक होता है ना। तो उसी तरह से आपका जो एक एटम होता है जिसमें सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है और जो इलेक्ट्रॉन, जैसे एक केक में बहुत सारे काजू किशमिश वगैरह होते हैं, तो उसी की तरह उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं। उन्होंने इस तरह से कहा था कि ये आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आपका न्यूक्लियस हो गया और उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व हो रहे हैं। एक क्रिसमस पुडिंग की तरह उन्होंने इसको कंसीडर किया था। और इसमें क्या कह रहे थे कि वो दोनों चीज़ें रहती हैं, इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिनको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं वो उसमें कहाँ पे होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल स्फीयर्स के चारों तरफ रहते हैं। द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर एमंडेंट इन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। अब ये आपका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इसके चारों तरफ आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स घूम रहे हैं। अब वो कह रहे हैं वो इक्वल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो दस दे बैलेंस ईच अदर, इसीलिए वो दोनों को बैलेंस कर देते हैं और इसी कारण जो एटम होता है वो पूर्ण रूप से कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये था हमारे थॉमसन भैया जी का मॉडल जिसको आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना था, तो वो हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल के एटम के हिसाब से आपको ये बताना है कि
कौन सा सब्सटेंस सब एटॉमिक पार्टिकल जो होता है वो प्रेजेंट है कहाँ पे, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में। एटम के न्यूक्लियस में कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है, तो ये बताना है हमें। तो देख लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड मॉडल के एटम के हिसाब से जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो ही प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस के पास। जी, हो गया हमारा क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ एन स्केच ऑफ बोस मॉडल ऑफ एन एटम एंड विथ 3 शेल्स। इसमें हमें बोस मॉडल ऑफ एन एटम को बताना है और इसमें 3 शेल्स दी गई हैं। आपको ये पता होगा कि जो बोर हैं, नील बोर्स, उन्होंने ही एक एटम का बहुत ही बेहतरीन मॉडल दिया था और उसके उन्हीं ने बताया था कि एक ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था 2n², जहाँ पे n जो होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बता सकते हैं इसको, इससे। और इसका उन्होंने इस तरह से अपना मॉडल शो किया था कि यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, और ये फर्स्ट शेल है जिसको आप की शेल बोलते हैं, सेकंड शेल को एल शेल बोलते हैं, और थर्ड शेल को बोलते हैं एम शेल, और फोर्थ शेल को बोलते हैं हम एन शेल। इसमें 3 ही शो करनी है, मैंने 4 कर दी, आप 3 भी कर सकते हैं। और ये है आपका बोस मॉडल ऑफ एन एटम। इस क्वेश्चन में हम बस इतना ही बताना था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि व्हाट डू यू थिंक वुड बी ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा स्कैटरिंग पार्ट एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट यूजिंग अ फॉयल ऑफ मेटल अदर देन गोल्ड। इसमें हमें ये बताना है कि यदि जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो आपके रदरफोर्ड जी ने किया था, उसको यदि हम गोल्ड फॉयल, उसमें गोल्ड फॉयल यूज़ की थी उन्होंने, और वो कह रहे हैं यदि हम गोल्ड फॉयल यूज़ नहीं करें, कोई और चीज़ यूज़ करें, कोई और अदर मेटल यूज़ करें, तो उसमें क्या होगा। तो इसका आंसर है कि द इफ़ द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट यूजिंग अ फॉयल ऑफ अ मेटल अदर देन गोल्ड, यदि अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल वाला एक जो एक्सपेरिमेंट है वो कैरी किया जाता है किसके द्वारा, एक ऐसी फॉयल के द्वारा जो कि किसी दूसरे मेटल की है, गोल्ड को छोड़ के, देन देयर विल बी नो चेंज इन द ऑब्जर्वेशन। तो वहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशन में कोई भी चेंज नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। एंड इन द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, गोल्ड फॉयल वॉज टेकन, गोल्ड फॉयल ली गई थी, बिकॉज गोल्ड इज malleable and a thin foil of gold can be easily made। और इसका इसलिए था कि गोल्ड क्यों लिया गया था, क्योंकि गोल्ड की जो फॉयल, गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलेबल मेटल इन द वर्ल्ड, सबसे बहुत ही ज़्यादा मेलेबल होता है। आप एक गोल्ड की एक छोटे से टुकड़े से उसकी गोल्ड की बहुत महीन से महीन, बारीक से बारीक आप उसकी शीट बना सकते हो। तो इसलिए इसको गोल्ड फॉयल यूज़ की गई थी, क्योंकि हमें बिल्कुल पतली से पतली चाहिए थी इसलिए। और दूसरे जो मेटल हैं, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक सच फॉयल फ्रॉम अदर मेटल, हम दूसरे मेटल से इतनी पतली फॉयल नहीं बना सकते, इसीलिए रदरफोर्ड जी ने जी गोल्ड फॉयल यूज़ की थी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे तर। ये नेक्स्ट वाला पार्ट 49 ही पेज के सेकंड तरफ है, और इसमें आपके 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम बस बताने हैं इसमें। तो आप देख लीजिए, इसमें है कि द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसमें एक एटम होता है, एटम के जो आपका इस तरह से एक एटम है समझ लीजिए, और बीच में आपका एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस में नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर, इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट्स बने होते हैं उसमें ही इलेक्ट्रॉन्स आपके घूमते रहते हैं। तो इस तरह से रहता है। इससे प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस करके इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और न्यूट्रॉन जो होता है उसके पास एक भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हीलियम एटम हैज़ एन
एटॉमिक मास ऑफ 4U। इसका मतलब है कि हीलियम जो है ना उसके पास एटॉमिक मास कितना है, 4 यूनिट है। अब और कह रहे हैं एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, और उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, इसके पास कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें पता है कि जिस हीलियम जो है उसके पास कितने हैं, हीलियम हैज़ 2 न्यूट्रॉन्स, इसमें 2 न्यूट्रॉन्स हैं। क्योंकि जो मास होता है किसी एटम का वो क्या क्या किस तरह से दिखाते हैं हम उसे, इज द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किसी जो एटॉमिक मास होता है किसी सब्सटेंस का, हमेशा याद रखिएगा जो एटॉमिक मास होता है वो आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या के बराबर होता है। इनका सम कर देते हैं तो आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि प्रोटॉन्स 2 हैं तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, इसमें उसका वो एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 4। सो एटॉमिक मास यदि 4 यूनिट है, यहाँ 4 यूनिट है, तो यहाँ पे तो प्रोटॉन्स 2 हैं तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, एटॉमिक मास जो हीलियम का है उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे, तो इसमें से 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन हमारा। ऐसे और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। हमारे अगले इंडेक्स क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 50 पे। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें है कि राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम। कार्बन और सोडियम एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें लिखना है इसमें। तो इसमें हम लिख देते हैं, देख लेते हैं कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी कितने होंगे कार्बन में, वो भी 6 ही होंगे। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम फर्स्ट शेल में कितने आएंगे, 2n² के हिसाब से देखें तो इसमें है कि 2 और यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ सेल, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो मतलब फर्स्ट की शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पे जी आ गए। अब वो सेकंड शेल में आने सेकंड शेल में जितने बचे, कितने बचे, 4 बचे, तो 4 सेकंड शेल में चले जाएंगे, लेकिन होते कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं नहीं उनके पास, तो इसीलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ही नेक्स्ट सेल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। और अब वो क्या करेगा, अपना बैलेंस ही प्राप्त करने के लिए वो किसी दूसरे एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और फिर स्टेप हो पाएगा। तो इस तरह से उसकी बैलेंसी भी 4 होती है। तो यहाँ देख लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम इज 2 4, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमारा सोडियम। सोडियम जो है Na, उसका फॉर्म सिंबल होता है Na और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अब 11 होता है, उसमें है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, उसमें वो भी 11 होंगे। जब 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फर्स्ट सेल में कितने आएंगे, तो फर्स्ट सेल में हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2n² के हिसाब से, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सेकंड शेल में रहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब लास्ट सेल में होना चाहिए 32 तो उतने तो है नहीं, तो इसीलिए एम सेल में जितने बचे वो बाकी हो जाएंगे, तो इसीलिए 1 बचेगा, तो 1 हो जाता है। तो अब 1 का वो क्या करेगा, उसको पास एक्स्ट्रा है तो वो 1 किसी और को दे देता है, और इसके कारण उसकी जो बैलेंसी होती है वो भी 1 ही हो जाती है। तो ये था हमारा कि किस तरह से सोडियम अपनी सोडियम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो 2 8 1 होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ़ के एंड एल शेल ऑफ एन एटम आर फुल। यदि के और एल शेल जो हैं किसी भी एटम की वो फुल हैं, तो देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। तो वो उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस एटम में। तो इसमें है कि भाई मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ के शेल कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एल शेल वो भी कितनी होती, वो होती है 8 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों आर फुल हैं, बोथ आर फुल, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 10 होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चंस की तरफ, जो कि पेज नंबर 52 पे हैं। 52 के ये इस तरफ हैं, एक दूसरी तरफ हैं। तो उसमें जो एक ही क्वेश्चन हुआ है केवल, और उस क्वेश्चन में है कि हाउ वुड यू फाइंड द बैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। तो उसमें है कि आप किस तरह से क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की बैलेंसी पता करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिए, और इसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है उसे आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसी से आपको दूसरे की बैलेंसी पता करने में मदद मिलेगी। इसमें लिखा हुआ है, मैंने आपको समझा के बताया है कि इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम
of the atom of an element is less than or equal to the 4। इसमें है कि यदि किसी आउटर मोस्ट शेल में किसी एटम के ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज के इक्वल और चार्ज से कम है, तो जो बैलेंसी होगी उस एलिमेंट की वो उतनी ही होगी, इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने उसी के हिसाब से उसकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन इफ़ द नंबर